हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, लास्ट तक वीडियो को देखना, ताकि आप लोगों के इसमें जो डाउट्स हों वो क्लियर हो सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं इसमें आप लोगों के लिए और भी पेपर जो है एग्ज़ाम में आने के जो क्वेश्चन संभावना है ज़्यादा, वो डालने वाली हूँ। तो आप लोग उसको भी अटेंड करें, ताकि आप लोग अच्छे से पेपर कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका अंक योजना क्या है, मतलब किस किस में आपका विभाजन क्या क्या दिया गया है। इसमें देखिएगा शब्द रूपाणी और अव्यय। तो दिया गया शब्द रूपाणी अव्यय ये आएंगे आपके, जैसे शब्द रूपाणी है यह आ जाएगा आपका 4 नंबर का, और अव्यय आएंगे 2 नंबर के। इस प्रकार से 6 नंबर का आपका शब्द रूपाणी और अव्यय आएंगे। दूसरा नंबर पर देखिए धातु रूपाणी। तो इसमें धातु रूप दिए गए हैं, ये 4 नंबर के आएंगे, और उपसर्ग आएंगे 2 नंबर के। बच्चों, यदि आप लोगों ने उपसर्ग मेरे नहीं देखे वीडियो पर जाकर तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने उपसर्ग बहुत अच्छे से बताए हैं। यदि आप एक बार भी मेरे वीडियो को सुन लेंगे तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है। अब देखिए संधि और समास। तो संधि और समास 3-3 नंबर के दोनों आएंगे, तो टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर प्रत्यय पूछे जाएगा, एक पदेन प्रश्नोत्तराणी। तो आपके प्रत्यय में एक पदेन प्रश्नोत्तराणी भी पूछा जा सकता है। तो यह आपके 3-3 नंबर के तीनों रहेंगे, मतलब 3 नंबर का प्रत्यय आएगा। यदि आप लोगों ने प्रत्यय की वीडियो भी नहीं देखे तो वह भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके बाद में आपसे देखिएगा, इसमें दिया गया है विशेषण, विशेष, पर्याय और विलोम शब्द। ये आपके विशेषण और विशेष 2 नंबर के आएंगे, और पर्यायवाची जो शब्द होंगे या वह कैसे होंगे 2 नंबर के, और विलोम शब्द होंगे वो भी 2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 6 नंबर के आएंगे। फिर पाठगत प्रश्नोत्तराणी। इसका मतलब होता है कि आपके पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे, वह होंगे आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहा कम, किसने किससे कहा, यह आपके 2 नंबर के आएंगे। श्लोक कंठस्थीकरणम। कंठस्थ श्लोक जो होगा वह आपका 2 नंबर का आएगा। अशुद्ध कारकम संशोधनम। तो अशुद्ध कारक जो होती है उनके संशोधन के लिए ये भी 2 नंबर का आएगा। बच्चों, ये सब चीज़ें जैसे अशुद्ध कारक संशोधन है, कहा काम, प्रश्न निर्माण है, ये आप लोग वीडियो पर देख सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको इसमें से जिसमें भी यदि आपको वीडियो बनवाना हो या जो नहीं है आपसे नहीं बनते, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको उस पर अवश्य वीडियो बना के दूंगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे अशुद्ध कारकम संशोधन, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। अशुद्ध वाक्य करना है। ठीक है। तो जैसे कारक, अशुद्ध कारक मतलब कारक मतलब जो आप लोगों ने कारक पढ़ी होंगी, है ना, उसमें अशुद्धियाँ होंगी। जैसे एक कारक और विभक्ति से संबंधित, कि एक वचन का है या 2 वचन का या बहुवचन का है, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिएगा पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति। जो आपके जो पाठ में दिए गए हैं उनके अंतर्गत जो रिक्त स्थान आएंगे वह पाठ से ही पूछे जाएंगे। तो आपके आधे आधे नंबर के रहेंगे, और 4 पूछे जाएंगे 2 नंबर के। ठीक है। फिर आएगा पाठाधारित कथाक्रम संयोजनम। तो आपने पाठ पढ़े होंगे, तो पाठ पढ़े होंगे उनके अनुसार आपको एक कितने 1.5 नंबर के आएंगे, और 4 क्वेश्चन पूछेंगे इसी से, या 2 नंबर के, मतलब प्रत्येक 1.5 नंबर का रहेगा, 4 पूछे जाएंगे 2 नंबर का। ठीक है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन। तो बच्चों, वाच्य परिवर्तन क्या होता है यह आप लोग देख लीजिएगा। भले ही ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, लेकिन 2-2 नंबर के क्वेश्चन से ही आपके बहुत हो जाएंगे, क्योंकि व्याकरण जो है अधिकांश क्वेश्चन व्याकरण से ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है। और कहा जाता है कि क्या बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर के आगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। बेटा, क्या होता है कि एक सरल क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक। और संस्कृत में पूरे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है।
तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब देखिए क्या दिया गया है, गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि। तो गद्यांश दिए गए हैं और उनसे आपके प्रश्न बनना है। फिर पद्यांश अधिकृत्य, पद्यांश से आपके प्रश्न बनना है। और नाट्यांश, इन तीनों से आपके प्रश्न बनेंगे, वह बनेंगे 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके। फिर अपठित गद्यांश आएगा एक, वह 4 नंबर का रहेगा। फिर आपके पास पत्र लेखन, आवेदन लेखन आएगा, यह भी 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और निबंध लेखन रहेगा तो यह भी 4 नंबर का रहेगा। तो ऐसे करके कुल आपके 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से जैसे निबंध है, पत्र है, ये तो आपसे कंठस्थ होने ही चाहिए, ठीक है। और अपठित गद्यांश है ना, इन चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अधिकांश आप खुद देखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपके जो नंबर बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, व्याकरण से, ठीक है। जैसे 6 नंबर कितने व्याकरण के आ रहे हैं, ठीक है। प्रश्न निर्माण भी व्याकरण से ही संबंधित रहते हैं। यदि हमको पता होगा कि इनके प्रश्न को कैसे निर्माण करना है, ठीक है, कहाँ कस लगाना है, कहाँ के सम लगाना है, कहाँ लगाना है, ठीक है, के लगाना है। तो यदि हम इन सब चीज़ों की जो विभक्तियाँ हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमको प्रश्न निर्माण कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं हल करने के लिए प्रश्न नंबर। अब देखिए इसी में आंसर भी दिए गए हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उचित विकल्प चित्वा लिखित, उचित विकल्प चुनकर लिखें। चित्वा मतलब होता है चुनकर। अब देखिएगा इस ये कितने नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। अब देखिए बाल का नाम, मैंने कहा था ना विभक्तियों में से क्वेश्चन आएगा, तो बाल का नाम इत्यस्य पदस्य विभक्ति। तो इस पद में क्या कौन सी विभक्ति है, तो बाल का इसमें जो है वह, इसमें पूछा नहीं गया कि कौन सा वचन है, तो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, यह जो है बाल का नाम या अड़ाम आए तो यह हो जाती सप्तमी विभक्ति हो जाती है, और ये बहुवचन की सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। बहुवचन की सप्तमी विभक्ति यदि आपने पढ़ा हो तो। अब देखिएगा जिसे रमा शब्द दिया गया, रमा शब्द से पंचमी विभक्ति रूपमस्ति, तो रमा शब्द का पंचमी विभक्ति रूप बताइए। जो रमा शब्द है इसकी पंचमी विभक्ति का रूप बताएं, ठीक है। तो इसकी जो पंचमी विभक्ति का रूप है वह होगा रामयः। क्या होगा, रामायः, या की मात्रा होगी पंचमी विभक्ति में, ठीक है। अब देखिए सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से सप्तमी विभक्ति का रूप क्या है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का रूप क्या है, तो जैसे रामम है, रामम कौन सी विभक्ति है, रामम द्वितीय विभक्ति है। कवि कौन सी विभक्ति है, कवि प्रथमा विभक्ति है। ते कौन सी विभक्ति है, यह भी प्रथमा या द्वितीय विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति क्या है, सप्तमी विभक्ति है पितरी, ठीक है। इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये देखिए गा नंबर का है ना, तो ये पितरी विभक्ति होगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं घा नंबर का, एक वचनस्य रूपम अस्ति, एक वचन का रूप है। तो देखिए एक वचन का रूप क्या है, आगे देखते हैं हम, देखना इसमें पितरऊ होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो यह पितरऊ बहुवचन का आ जाएगा, बहुवचन की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। और रामा जो आ जाएगा वह किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा, ठीक। रामा किस में है, बहुवचन की प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। और ये राज्ञा भी किस में आ जाएगा, ये भी बहुवचन का है। अब बचा कौन, कवयः, ठीक है, कविम कवयः, ठीक है। तो यह आ जाएगा एक वचन के। घा नंबर का देखना इसमें दिया नहीं है, आगे देखते हैं तो कवयः आएगा। आगे देखते हैं अहम अपि आपणाम गच्छामि, तो इसका मतलब क्या है, मैं भी आपणाम अपनी, है ना, आपणाम मतलब होता है दुकान, गच्छामि मैं अभी दुकान जाता हूँ। तो इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो बेटा देखो अव्यय क्या है,
अव्यय आपको पता होना चाहिए कि जो कभी भी बदलते नहीं हैं, ठीक है। किसी स्त्री पुल्लिंग के अनुसार, एक वचन के अनुसार, दो वचन के अनुसार बदलते नहीं। तो देखो अहम तो बदल जाता है, अहम का दो वचन क्या हो जाएगा, अहम आवाम वयम, एक वचन के अनुसार ये बदल जाएगा। आपड़ाम भी बदल जाएगा, गच्छामी भी बदल जाएगा, बदलता कौन नहीं। जैसे अपी, अपी का अर्थ होता है भी, यह अपी कभी कहीं नहीं बदलेगा, कोई भी लिंग वचन कारक में नहीं बदला जाएगा, ठीक। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपी, यही अव्यय है। आगे चल के देखते हैं, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। देखो दिया गया है कि नीचे दिए गए जो है उसमें अव्यय क्या है, नहीं है। तो अव्यय है पता है, अब नहीं है पूछ लिया, ठीक है। तो अव्यय देखना है, जैसे प्रातः क्या है, अव्यय है। तथा अव्यय है। यथा अव्यय है। अस्तु अव्यय नहीं है, अस्तु अव्यय नहीं है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम नाम। तो शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के समक्ष नाम लिखना है, ना लिखना है। अच्छा देखिए यह भी क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर के आएंगे अपन को, एक का एक, ठीक है। अब देखिएगा इसमें दिया गया है भवेयु इति धातु रूपे वचनम अस्ति। तो भवेयु क्या है, धातु रूप का बहुवचन है, ठीक है। तो भवेयु धातु बहुवचन है, ठीक है। तो यह सही है। आम। अपश्यन इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो अपश्यन मैंने पढ़ाया है कि अपश्यन में जैसे आ लिख रहा, आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो लंग लकार, लंग लकार मतलब भूतकाल, और आ लगा है आगे, तो समझ जाना यह भूतकाल लंग लकार का पद है, ओके। तो यह हो जाएगा आम। गच्छ इत्यस्मिन् पदे धातु लव अस्ति। तो लव धातु गच्छ का नहीं है, गम का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ना। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु लव अस्ति। तो ठीक है, ये सही है। तो यहाँ आ जाएगा आम। दुर्व्यवहार इत्यस्मिन् पदे दु उपसर्ग अस्ति। तो दु उपसर्ग नहीं होगा, क्या होगा, दुर। उपसर्ग क्या होगा, दुर। दु कोई उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है, दुर। मैंने पूरे 22 के 22 उपसर्ग पढ़ा है संस्कृत में। यदि आप लोग अपने उपसर्ग से एक भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ नहीं करना चाहते तो एक बार उपसर्ग सिर्फ एक बार जाके सुन लेंगे तो पूरे 22 के 22 उपसर्ग आपसे बनने लगेंगे। और संस्कृत में 22 ही उपसर्ग होते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं जाएगी फिर उपसर्ग में। आगे देखते हैं, प्रत्येक इत्यस्मिन् पद प्रति उपसर्ग अस्ति। तो प्रत्येक में प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो हाँ, प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस एक। यदि हम इसकी संधि विच्छेद करें तो आ जाएगा प्रति प्लस एक। तो ए और ई दोनों मिलके बन जाएंगे क्या, या बन जाएंगे, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। तो प्रत्येक हो जाएगा। आगे चलते हैं, युग्मेलम कुरुत। तो युग्मेलन हमको क्या करना है, जो दिए गए हैं, आ पद दिया गया एक और ए दिया गया आ, तो इन दोनों के हमें सुमेलित करना है। तो ये भी हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए फर्स्ट दिया गया आ दिया गया है आपको अग्निदग्धा, अग्निदग्ध आग से जला हुआ, अग्नियः दग्ध, ठीक है। तो यह किस में आ जाएगा, तत्पुरुष समास में। जहाँ विभक्ति आती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसलिए ये चीज़ आप बिल्कुल गांठ में बांध लो कि जहाँ पर विभक्ति होगी वहाँ तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए इसमें दिया गया है त्रिभुवनम, त्रिभुवनम माँ है यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिभुवन मतलब त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवनों का समूह, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवनों का समूह, ठीक है। लेकिन चलिए अपन इसकी संधि कर रहे हैं, समास कर रहे हैं, तो ये शायद समास नहीं है। अब इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। दशानन में देखते हैं, दशाननः 10 आननानी यश सा। तो तीसरे का आदि संकेत करता है, तो यह जाता है बहुव्रीहि में,
ठीक है। अब हिमालय आते, हिमालया, हिम प्लस आलया, दो शब्दों से मिलके बना है ये। ठीक है, एक बना है हिम और दूसरा बना है आलया। अब बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिलके बड़ा आ बना जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हिमालय। तो हिमालय में दीर्घ बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, फिर अब देखिए नर, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र हो जाएगा क्या, नरेंद्र। तो एक ही मात्रा आ रही है, नरेंद्र। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा गुण संधि। बच्चों मैंने इसको ऐसे भी याद करवाया है कि जो गुणी होते हैं ना, क्योंकि ए और ओ की मात्रा लगी रहती नरेंद्र में, ए ओ अर है ना, अगर लास्ट क्या है ए ओ अर आए शब्द में, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, गुण संधि हो जाएगी थी। तो मैंने ये याद करवाया है कि यदि जिसमें गुणवान व्यक्ति कभी ए ओ अर करके बात नहीं करता, जैसे महर्षि आ गया, ठीक है, तो अर आ रहा है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो आप। ठीक है, अत्याचार, अति प्लस आचार। अब जहाँ पर आधा ता और या आए, है ना, ता और या एक पहचान रहती है अत्याचार। जैसे या आए और या के बाद कोई आधा वर्ण आए, जैसे आधा ता या वा आ सकता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, अब ये बताया गया त्रिभुवनम, एक मिनट, देखिए यण संधि हो गई। अब जैसे त्रिभुवनम, तो त्रिभुवनम में कौन क्या है, ठीक है, तो त्रिभुवनम में है बा का तीसरा दुगु समास, तो नहीं, त्रिभुवनम में दुगु समास हाँ हो सकती है, क्योंकि तीन भुवनों का समूह, त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा, सही है, यह दुगु समास हो सकती है, हो सकती क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका पहला जो पहला इसका वर्ण है वो संख्यावाचक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एक पदेन उत्तरत उत्तरम लिखत। ठीक है, तो एक पदेन अपने उत्तरम उत्तर बताना है, तो ये भी कितने के 6 नंबर का रहेगा, तो एक पद में देना है। तो कथिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कथिता, कथिता में कौन सा प्रत्यय है, कथिता में है कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, कथिता में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। ठीक है, कत। दूसरा देखने हसन इत्यस्मिन् पदे का सॉरी, हसन इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। ठीक है, देखो प्रत्यय पूछे गए, 3-4 प्रत्यय हो गए। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलिता, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। ये आपके क्या है, क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, कहाँ से, आपकी पुस्तक से पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब पाठ्य पुस्तक से पूछे गए, जो संस्कृत की बुक है उससे पूछे गए। अब बालिका में पूछा गया कि बालिका इत्यस्य पदे प्रत्यय का, तो बालिका में बालक प्लस टाप प्रत्यय लग जाएगा, बालक प्लस टाप, टाप प्रत्यय लगेगा, तभी यह क्या हो जाएगी, बालिका। ठीक है, हसन में कौन सा प्रत्यय होगा, तो हसन में प्रत्यय होगा सात्र, हसन में कौन सा प्रत्यय होगा, हसन, हसन में हो जाएगा सात्र प्रत्यय। हस धातु है और सात्र प्रत्यय है। ओके, अब हम देखो अनिशम मध्य महानगर मध्य किम प्रचलित, तो अनिशम मतलब दिन रात, है ना, तो दिन रात महानगर में क्या प्रचलित है, और सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होती है, तो शायद इसका आंसर होगा बुद्धि। और कालायस चक्रम। ठीक है, कालायस चक्र मतलब क्या होता है, लोहे चक्र घूमना। ठीक है, लोहे का काल रूपी पहिया घूम रहा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है दुर्बलेषु ते कस्या अधिका कृपा भवति, दुर्बलेषु ते कस्या अधिका कृपा भवति, तो जो दुर्बल रहते हैं उस पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो माता की।
ठीक है। देखा होगा कि माँ जो होती है अपने सबसे कमज़ोर बच्चे पर ज़्यादा ममता रखती है। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान पूर्यति, तो देखो आपको रिक्त स्थान भी 6 नंबर के दिए गए हैं, है ना। तो जो आपको जो क्वेश्चन दिए गए, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए गए वो 30 नंबर के आएंगे। अब देखते हैं। महान रिपु इत्यनयो पदयो विशेषणम अस्ति, तो महान क्या है? रिपु, ठीक है। रिपु क्या है? महान है। वह क्या पूछ रहा है? विशेषणम पूछ रहा है, विशेषण। तो इसमें रिपु की क्या बताई गई है? विशेषता बतलाई। कैसा है? महान है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? महान, ठीक है। तुल्य वत्सला जननी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति, तो इसमें विशेष्य पद पूछा गया है। विशेष्य पद मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेष्य कहलाता है। तो इसमें जननी क्या है? विशेष्य है, ठीक है। सलिलतम इत्यस्मै पद पर्याय पद अस्ति, तो सलिलम या सलिलतम का जो पर्याय पद वो क्या है? वह होगा एक मिनट, सलिलम, तो सलिलम का क्या आ जाएगा? जलम, ठीक है। आगे देखते हैं। कुटिलम, कुटिलम इत्यस्य पर्याय पद, तो कुटिल का क्या हो जाएगा? कुटिल, एक मिनट, हाँ नंबर, कुटिल का हो जाएगा वक्रम। कुटिल का क्या हो जाएगा? वक्रम, ठीक है। आगे चलते हैं। निर्मलम इत्यस्म विलोम पद अस्ति, तो निर्मल का विलोम पद क्या होगा? सामलम, ठीक है। सामलम, निर्मल मतलब क्या होता है? शुद्ध, साफ, स्वच्छ, और सामलम का मतलब होता है गंदगी से सहित, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। प्रथमा इत्यस्म विलोम पद, प्रथम का विलोम पद क्या होगा? द्वितीय होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं बुक से शायद। केशाम माला रमणीया, केशाम माला रमणीया, किसकी माला? किसकी माला क्या है? रमणी है, मन को अच्छी लगने वाली है। तो हरित तरु ललित लतानाम, हरित तरु ललित लतानाम, हरित मतलब होता है हरे, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, ललित, ललित मतलब सुंदर, और लता नाम मतलब लताओं की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अतिथि केन प्रबुद्धा, अतिथि केन प्रबुद्धा, तो पद ध्वनिना, अतिथि केन पद ध्वनिना, पद ध्वनि से क्या पता चल गया कि अतिथि क्या है? प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध का अर्थ क्या होता है? आप बताना इसको, प्रबुद्ध का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कमेंट्स करके बताइएगा। आगे चलते हैं। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, ठीक है। कवि किमर्थ किस लिए प्रकृति की शरण में जाने का इच्छुक है? किस लिए? कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाने का इच्छुक है? तो इसका आंसर ये है कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, तो यहाँ धरातल पर जीवन क्या हो गया है? कठिन हो गया है, इसीलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, अथवा में दिया गया है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य, वृषभस्य मतलब होता है बैल, वृषभ मतलब बैल, के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया?
तो इंद्रः दुर्बलस्य दुर्बलवृषभस्य कष्टानि अपात कर्तुं वृष्टिम कृतवान। सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ किम लगा है वहाँ पर क्या लिख देना है, वृष्टुम। वृष्टुम मतलब वर्षा। तो इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों, अगर आप लोग वीडियो को चालू करके सिर्फ सुनोगे तब भी आपसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि बनेंगे, क्योंकि जो हम जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही हम में लिखने की और सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए आप इसको क्या करें, यह समझ के मत पढ़ें कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ सुने, आराम से आनंद से मज़े लेके सिर्फ सुने। सुनने से बहुत सी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। आगे देखो, इसी में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत। प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत। तो फैले हुए अंधकार में, सुनसान क्षेत्र में पैदल चलना क्या है, ठीक नहीं है। अचिंत्यत मतलब होता है सोचा, ठीक है। जो अंधकार फैला हुआ है, सुनसान क्या है, क्षेत्र है, उसमें क्या सोचा, ठीक है, उसमें क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा कि जो अंधकार फैला हुआ है, प्रसृते निशांधकारे व्रज प्रदेशे पद यात्रा न स्वभावः इति सह अचिंत्यत। तो उसने ये सोचा कि पैदल यात्रा ठीक नहीं है ऐसे सुनसान क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं। चातकः किमर्थं मानी कथ्यते। चातक किमर्थं मानी कथ्यते। जो चातक नाम का क्या होता है, पक्षी रहता, वह किस लिए, चातक जो है किमर्थ कथ्यते, कैसा माना जाता है, ठीक है। तो कैसा माना जाता है चातक, चातक विपासितः म्रियते पुरंदरम वा याचते एतेन मानी कथ्यते। तो पुरंदर मतलब होता है इंद्र, है ना। इंद्र से याचना करने से अच्छा क्या है, स्वाभिमानी है ना। तो चातक प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से याचना करता है, इसलिए स्वाभिमानी कहा जाता है। तो क्या याचना करता है, चातक पक्षी देखा है आपने, तो क्या है, चातक एक स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए वो या तो इंद्र से याचना करता है या तो फिर पानी नहीं पीता है। मतलब इंद्रदेव पार्श करते हैं ना, इसलिए इंद्र से याचना करना कहा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। मयूर जो है किस लिए नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। तो मयूरा पिच्छानुद्घाटया नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। तो किस लिए, कैसी मुद्रा में होता है, तो मोर पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है, ठीक है। तो मयूर जो है वो कैसे मुद्रा स्थिति में स्थित होता है, वह अपने पंखों को फैलाकर। आगे चलते हैं। 9 का अथवा भी दिया गया है इसमें। यदि राजा सम्यक ना भवति, यदि राजा सम्यक मतलब ठीक नहीं, अच्छा नहीं होता, तदा प्रजा कथम विप्लवेत। तो ठीक है, तो प्रजा कथम विप्लवेत, तो प्रजा क्या करती है, ठीक है। तो यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलौधय अकर्णधारा नौ एव विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान डूब सकती है। क्योंकि नाविक कौन होता है, राजा, और प्रजा क्या है, ठीक है। तो प्रजा तो
मतलब प्रजा उस नाव में बैठे लोगों जैसी है ना। और नाविक के समान कौन होता है? राजा होता है। ठीक है, जो प्रजा के सुख दुख में सुख दुख को देखता है, दूर करता है दुखों को। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितम। निर्धन मनुष्य कैसे वित्तम मतलब होता है पैसे का उपार्जन करता है। तो निर्धन जना भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। भूरि परिश्रम का मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम्य, अत्यधिक मेहनत करके वो क्या करता है? पैसा कमाता है, धन कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जहाँ पर बच्चों कथम पूछ लिया जाए तो कहने का मतलब क्या है? कथम किस प्रकार, तो जिस प्रकार भी है तो अपन उसको लिख सकते हैं। जैसे निर्धन जना भूरि परिश्रम, इतना बस लिख सकते हैं अपन, भूरि परिश्रम है, फिर लिखते हैं वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा के भी अपने आंसर याद करना। आगे चलते हैं। नराणाम प्रथमा शत्रु कहा। नराणाम मतलब होता है मनुष्यों का। ठीक है, नराणाम, ये बताइए कि नराणाम में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधा। तो नरा मतलब मनुष्य, मनुष्य का शत्रु क्या है? प्रथम क्रोध। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो रेखांकित प्रश्न है पद हैं उनसे अपन ही प्रश्न निर्माण करना है। चलो 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अभौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। अभौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। अब इसमें क्या? चत्वरे, उभौ मतलब दोनों, सवम मतलब सौ, कत्र स्थापित वन्तौ कहाँ स्थापित करना है? तो चत्वरे, चत्वरे मतलब जहाँ पर चौतरा वगैरह होगा ना, चत्वरे उसमें स्थापित करना। तो कत्र या कुत्र पूछा जाएगा। ठीक है, कुत्र, कुत्र कर सकते हैं यहाँ पर, कत्र नहीं कुत्र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखना। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना। तो मयूरस्य, मयूर का नृत्य किसकी आ जाएगा? तो कस्मई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कस्मई, सॉरी कस्या, क्या आएगा? कस्या। मयूर नृत्यम कस्या आराधना, किसकी आराधना है? मयूर का नृत्य करना किसकी आराधना? कस्या। ठीक है, तो किसकी आराधना है? प्रकृति की, तो कस्या आएगा। जनकेन सुताय, जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते। तो जनकेन मतलब मनुष्य की, सुताय पुत्री को, शेष वे विद्याधनम दिएते कैसे? तो कसमई। सुताय मतलब क्या हो जाएगा? सुताय कसमई। ठीक है, कैसे? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति। ये भी 2 नंबर के आएंगे, कहा कम। ठीक है, तो देखिए, यदि एव तहिर माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। तो यह किसने किससे कहा है? तो यह कहा है व्याघ्र ने श्रृंगाल से। व्याघ्र ने किससे कहा है? श्रृंगालम, श्रृंगाल से। अहम वनराजा किम भयम न जायते। तो मैं क्या हूँ? वनराज हूँ, और किम क्या भय है ना, किम भयम न जायते कोई भय नहीं है। तो वह सिंह ने कहा है सर्वान से, यह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तस्या द्वे नामनी, तस्या द्वे नामनी। तो यह कहा है लवने, लवह ने विदूषकम से। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित द्वयम लिखित। तो इसका अर्थ है कि प्रश्न पत्र में समागतान श्लोकान विहाय मतलब जो प्रश्न पत्र में श्लोक है उसको छोड़कर स्वपाठ्य पुस्तक से, अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 सुभाषित श्लोक लिखो। द्वयम का अर्थ होता है 2। ठीक है,
तो इसने श्लोक लिखे हैं, आपको याद हो तो आप भी लिख लेना, ठीक है। तो एक आपको याद करना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 14। इसमें है अशुद्ध वाक्यकार का नाम शुद्धिकरणीय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो, ठीक है, कोई दो। अब देखिए, पिता पुत्रस्य सह गच्छति, पिता पुत्रस्य सह गच्छति, तो यहाँ को क्या आ जाएगा, पिता पुत्र का गच्छति, षष्ठी विभक्ति में पुत्र से आएगा तो का आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या पूछा गया है यहाँ पर, विभक्ति क्या है, ये गलत है। तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्र के साथ जाता है, तो आ जाएगी तृतीय विभक्ति पुत्र की, तो हो जाएगा पुत्रेन। ओके। शिवम नवा नमः, तो शिवम नमः नहीं होता है, चतुर्थी विभक्ति होगी शिवम की, हो जाएगा शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार। तो चतुर्थी विभक्ति में का के की आता है, ठीक है, तो शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार। नेक्स्ट देखें, वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति। अब वृक्षस्य, वृक्ष का या वृक्ष के, ठीक है, तो अब पतन्ति आ रहा है, तो वृक्षस्य नहीं है, वृक्ष का के की नहीं आता, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी पंचमी विभक्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। नेक्स्ट आएगा, माता बालकम दुग्धम ददाति, माता बालक में, बालकम आ जाएगा तो बालक में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति, माता बालक को दुग्धम ददाति, माता बालक को दूध देती है, तो माता बालकाय दुग्धम ददाति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बालका की जगह बालकाय। बालकाय कौन सी विभक्ति है, बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रदत्तई शब्दई रिक्त स्थान यानी पूर्यत, तो नीचे दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान में पूर्ति करो, ये आपके 2 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, खाली स्थान समयस्य सदुपयोग करणीय, तो समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, तो आ जाएगा सदा, क्या आ जाएगा, सदा, सदा समयस्य सदुपयोग करणीय। अब बका अविचलः खाली स्थान एव तिष्ठति, बकः अविचलः खाली स्थान तिष्ठति, तो यह क्या आ जाएगा, स्थित प्रज्ञ। बक मतलब होता है बगुला, बगुला अविचल मतलब बिना हिले डोले, है ना, स्थित प्रज्ञ अपनी स्थिति पर ही बैठा रहता है, एक स्थिति पर ही बैठा रहता। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते, सभी का ही महत्व है, किसका महत्व विद्यते, तो यह आ जाएगा यथा समयम, यथा समयम जो मतलब जो समय होता है तो सभी का महत्व होता है ना, सर्वेषामेव सभी का ही महत्व होता है, यथा समय, तो यहाँ आ जाएगा यथा समय, गा नंबर पर। नेक्स्ट देखते हैं, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनाम्नि, अन्येषां वदने ए तू ते चक्षु नामिनी, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा, एक मिनट, वह आ जाएगा मते, क्या आएगा, मते, चक्षुनामी मते, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आचारा खाली स्थान धर्म, तो आचारा जो हमारे आचरण है वह कैसे धर्म है, तो वह क्या है, प्रथम धर्म। इदानीं वायुमंडल भृशम प्रदूषित अस्ति, ठीक है, तो जो वायुमंडल है भृशम प्रदूषितम अस्ति, तो ये हो गए हमारे खाली स्थान। अब हम आगे चलते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुक्रमानुसारेण लिखित, तो यह हमारे 2 नंबर के आएंगे और पूछे जाएंगे 4, ठीक है, तो इनको आधे आधे नंबर का एक रहेगा। अब देखिएगा सबसे पहले कौन सा रहेगा,
तो सबसे पहले रहेगा का। गच्छ गच्छ जम्बुक त्वामपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। ठीक है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वामपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा घा नंबर का। घा नंबर का क्या कह रहा है? स्वामिन यत्र स्थिते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। स्वामिन यत्र स्थिते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। तो वह बोल रहा है कि स्वामी, जहाँ पर धूर्त लोग हों वहाँ पर क्या करना चाहिए? जाना नहीं चाहिए। तत्र गम्यता। नेक्स्ट देखते खा नंबर का आएगा माँ निज गले वृद्धवा चल सत्वरम। माँ निज गले बद्धवा चल सत्वरम। ऑफिस के बाद लास्ट में आ जाएगा गा भवान कुतः भयात पालयति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये हो जाएंगे। आगे देखते वाच्य परिवर्तन, ये भी 2 नंबर के आएंगे। भवान कुतः भयाद्य पलायति। ठीक है, तो भवान की जगह पर क्या हो जाएगा? भवता कुत्र भयात्म पलायते। वाच्य का निर्माण करने है ना, तो पलायते हो जाएगा, ये ते लगेगा। ठीक है, तो भवता भवान का तीसरा रूप जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं जैसे पालयति, तो यह कौन से है? कर्ता बोल रहा है। ठीक है, कर्ता है इसमें, तो अब कर्ता किसमें हो जाएगा? तृतीय में हो जाएगा। ठीक है, और जो क्रिया होगी उसमें यते लग जाएगा, पालयते हो जाएगा। आगे देखें, जैसे त्वया अहम हंतव्यम। त्वया, ठीक है, त्वया तृतीय में आएगी, तो त्वया का हम बनाएंगे तो त्वया का क्या हो जाएगा? त्वाम हो जाएगा। अहम का हो जाएगा माम। हन्य हन्य। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषक हातम बहुधा पीड़यति। ठीक है, तो कृषका की जगह पर कृषका करता है, तो करता एक वचन में, अगर करता एक वचन में है तो हम इसको तृतीय वचन में रखेंगे, तो कृषकेण हो जाएगा। तम का क्या हो जाएगा? सहा हो जाएगा, वह। ठीक है, बहुधा, तो बहुधा पीड़यति का हो जाएगा पीड़यते। ठीक है, जहाँ पर जैसे पीड़यतियाँ पलायति लगा तो पलायते हो गया था, ये देखो। ठीक है, उसी प्रकार पीड़यति का क्या हो जाएगा? पीड़यते। ठीक है, जो क्या वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं ना, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य। ऐसे तो जो कर्तवाच्य होता है उसको हम भाववाच्य और कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य को कर्तवाच्य में बदल देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधोलिखितं गद्यान् सम्यक् पठित्वा प्रश्नान् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। तो नीचे लिखे हुए गद्यांश में ठीक तरीके से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। ये 3 नंबर का आएगा। अब इसको पढ़ना नहीं है, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके। ठीक है, करने का तरीका यही है कि सबसे पहले गद्यांश आए, फटाक से उस क्वेश्चन पढ़ो और उस क्वेश्चन को आंसर में देखो, खत्म। कहाँ सुखेन विश्राम्यते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा कहाँ मतलब कौन सुख से विश्राम कर रहा है, तो कहाँ सुखेन। अब देखिए एक सिंहा सुखेन। ठीक है, तो इसमें क्या कहाँ मतलब कौन, तो देखिए सिंह दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सिंह सुखेन लिख देंगे अपन, खत्म हो गया हमारा आंसर। अब कहाँ सिंहस्य पुच्छम धुनाती, कौन सिंह की पूंछ को क्या कर रहा है? धुन रहा है, धुनाती, या खींच रहा है, दबा रहा है, तो देखिए कौन। ठीक है, तो यहाँ एका बानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनाती, तो हम लिख देंगे आंसर में कहा पूछा गया है, तो हम लिख देंगे वानरहा। ओके, 2 हो गए हमारे क्वेश्चन, एक वानरा लिख देंगे। ओके, आगे देखते हैं। क्रुद्ध सिंह किम कर तुम, इसने पूछा गया क्रोधित होकर सिंह ने क्या किया। ठीक है, तो किम कर तुम, तो किम की जगह पूछ लेंगे क्रोध होकर सिंह ने क्या किया। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है।
क्रुद्ध सिंहस् इत्यस्य धाविता गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति। हाँ, ये वाला क्वेश्चन होगा। क्रुद्ध सिंहस् तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानर क्या किया उसने? प्रहर्तुम इच्छति मतलब प्रहार किया उन पर, ठीक है। लेकिन वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ा, कूद कर कहाँ चले गए? वृक्ष पर चले गए। तो पूछा गया है कि क्रोध होकर उसने क्या किया? प्रहर्तुम इच्छामि, ठीक है। तो ये देखो आंसर है क्रुद्ध सिंह इत्यस्ता धावती गर्जन्ती चा। एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ, ये देखो क्रुद्ध सिंह इत्यस्तः धावती, धावती गर्जती। एक मिनट। तो धावती गर्जती चा मतलब उसने दौड़ा और क्या किया? गर्जा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हाँ, क्रुद्ध सिंह किम कर्तुम, क्या किया उसने, ठीक है। तो आंसर हमारा यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और भी क्वेश्चन है? नहीं है। आगे देखते हैं। अथवा में दिया गया है, आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। कहा भूरी परिश्रम में किंचित वित्तमुपार्जितवान, कहा मतलब कौन, है ना। कौन जो परिश्रम करके वित्त अर्जित करना चाहता है। तो आप देखते हैं कि कौन अर्जित करना चाहता है? निर्धनजना। तो कहा की जगह अपन क्या लिख देंगे? निर्धनजना, ठीक है। कहा पूछा गया तो कहा का अर्थ होता है कौन? तो निर्धनजना भूरी परिश्रम किंचित वित्तमुपार्जित। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेन कथम कत्र, कुत्र होगा बेटा, कत्र लिखा है। तेन कथम कुत्र च स्वपुत्रम प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। तेन कथम वह किस कैसे और कहाँ अपने पुत्र के प्रवेश दायित्व सफलो जाता, दायित्व में सफल हुआ, ठीक है। तो देखिए तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दायित्वं सफलो जाता। तो एकस्मिन् महाविद्यालये, ठीक है। कथम की जगह पर क्या आ जाएगा? तेन वित्ते स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय, ठीक है। प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एकदा सा पिता कथम व्याकुल हो जाता, एक बार वह पिता किस लिए व्याकुल हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जाता पुत्रम दृष्टम च प्रस्थिता। तो हम सिर्फ इतना लिख सकेंगे कि एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णता मार्कण्य व्याकुलो जाता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। अधोलिखितम पद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। तो इसमें दिया गया पद्यांश पढ़कर, जो श्लोक दिया गया पद्यांश दिया गया उसको पढ़ के हमें आंसर लिखना है। तो अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम किम नास्ति। तो क्या दिया? अमंत्रम, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। क्या आ जाएगा यहाँ आंसर? अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। दिया गया है आमंत्रम अक्षरम नास्ति, ये पहले का क्वेश्चन। अनौषधम किम नास्ति, अनौषधि। अगर हम अनौषधि किम नास्ति, और अनौषधि किसका नाश करती है? तो मूलम, मूलम अनौषधम, किसका?
मूल का। ये देखिए अनौषधम मूलम नास्ति, तो अनौषधम मूलम नास्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषः कथम नास्ति, तो देखिए अयोग्य पुरुषः नास्ति। अगर अयोग्यता है तो वह क्या करती है, पुरुष का नाश करती है। पुरुष का मतलब क्या होता है, पुरुष का मतलब वो नहीं होता है क्या, पुरुषः, पौरुष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता यथा कत्र, तो अवक्रता यथा कत्र मतलब कहाँ है अवक्रता, तो चित्त में। कहाँ पर है, चित्त में। अवक्रता यथा चित्ते, अब अवक्रता कहाँ है, चित्त में, तो पहले क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा, यदि तथा कत्र भवेत्, ठीक है, यदि तत्र कथा भवेत्, तो वाची भवेत् यदि, तो कहाँ पर, वाची वचन में, यदि तथा वाची भवेत्। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, महात्मा नाम तदेवाहु किम, महात्मा नाम तदेवाहु किम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तदेवाहु महात्मा नाम समत्वमिति तथ्यता। क्या आ जाएगा, समत्वमिति तथ्यता। ये लास्ट का क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, यहाँ वाला ये पूरा आएगा, तदेवाहु महात्मा नाम समत्वमिति तथ्यता। ठीक है, तो हम क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे और उससे आंसर भी निकल आएंगे आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नाट्यांश। नाट्यांश का अर्थ होता है कोई नाटक का एक अंश है, उसको आप उसमें से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, आंसर निकालने हैं उनसे। ठीक है, आगे देखो, को अस्मान त्वरयति, को अस्मान त्वरयति, तो क्या आ जाएगा, को मतलब कौन। ठीक है, को अस्मन त्वरयति, तो यहाँ पर आ जाएगा, दिया गया है हमें, कुछ अलग से कुछ नहीं लिखना। उपाध्या दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्या या दूतो अस्मिन त्वरयति, हमारा क्वेश्चन मिल गया। अब आगे देखते हैं, अयम परिकरः नियतं क पुनाति रमयति च, तो आ जाएगा अयम, यहाँ आंसर होगा हाँ, तो क्या दिया गया है, अयम पुनाति श्रोतार रमयति च सो अयम परिकरा, तो यह हमारा इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अपूर्वो अहम केशाम सरस्वत्यावतारा। अपूर्वो अहम, तो केशाम कैसा, सरस्वती का अवतार है, तो यह मानवा नाम। न जहाँ केशाम पूछा जाए, केशाम किसका, ठीक है, तो मानवा नाम। ये देखो, अपूर्व अयम मानवा नाम सरस्वत्यावतारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाट्यांश, मतलब नाटक को पढ़ के हमें उसके आंसर बनाना है। अब नेक्स्ट भैया एक नाट्यांश दिया गया है आपको, प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन दिए गए, अहम प्रकृति केषां जननी, अहम प्रकृति केषां जननी, तो यह क्या हो जाएगा, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, सभी की माँ। नेक्स्ट देखो, राज्ञा सुखम कस्मिन्, ठीक है, राज्ञा सुखम कस्मिन्, तो तो राज्ञा सुखम जो है किस में है, राजा का सुख किस में है, तो आंसर दिया गया है राजा का सुख किस में है, तो प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, तो प्रजा सुखे, आंसर क्या आ जाएगा, प्रजा सुखे,
प्रजा के सुख में। नेक्स्ट देखते हैं, कस्य प्रजानाम हिते हितम, कस्य प्रजानाम हिते हितम, किसके प्रजा के हित में ही उसका हित है। ठीक है, तो प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम च हिते हितम, मतलब प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में भी राजा का हित है। तो आंसर हमारा आ जाएगा राज्ञा प्रजा नाम हिते हितम। अब अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ के और इससे अपठित मतलब जो पढ़ा नहीं गया। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब आपके बुक से ही अलग आएगा। इसमें एक शीर्षक भी दिया जाएगा, इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक जिसके बारे में बात की जा रही वह इसका शीर्षक है। ठीक है, अब जैसे संसारे अनेक अनेक शाम दुखानाम मूल कारणम अनजानम, अज्ञानात् एव समाजे नाना विकाराणाम जन्म भवति, हिंसा भ्रष्टाचारणादयः ये उपद्रवा अस्मान् पीडयन्ति तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तन्ते, वयं शिक्षाया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारं हर्तुं संजातं भवेत्। तो इसमें क्या है, इसका जो शीर्षक है वह शिक्षा से संबंधित होगा। तो हम क्या है, अज्ञानाम क्या होगा, अज्ञान, अज्ञान से संबंधित है, क्योंकि अज्ञान अगर है तो क्या है, अनेक दुखों का मूल कारण क्या है, अज्ञान है। तो अस्य शीर्षकम अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम अस्ति, तो क्या है, अज्ञान। दूसरा, दुखानाम मूल कारणम किम, तो दुख का मूल कारण क्या है, तो संसारे अनेक साम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, क्या हो जाएगा, मूल कारण भी क्या है, अज्ञान है। दुखानाम मूल कारण से अज्ञानम। नेक्स्ट देखते हैं, समाजे अनेकम विकारा कथम जायते, समाज में अनेक विकार कैसे हैं। तो संसार में अनेक विकार कैसे हैं, अज्ञानात् एव समाजे नाना विकाराणाम जन्म, तो अज्ञान, तो समाज में क्या है, समाज है अनेक विकारा अज्ञानात् जायते, अज्ञान से समाज में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। और के उपद्रवा असमाद पीड़यति, तो कौन से उपद्रव हैं जो हमें क्या करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो हिंसा भ्रष्टाचारादय ये उपद्रवा असमान पीड़यन्ति, तो आ जाएगा आंसर हमारा ये। ठीक है, चलिए, जिससे नहीं बनेंगे वो यहाँ पर देख लेंगे। आगे देखते हैं, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ बुद्धि बसती, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि रहती है, स्वस्थ बुद्धि एवं स्वस्थ विचाराणाम जननी अस्ति, स्वस्थ बुद्धि ही स्वस्थ विचारों की जननी है। व्यायामशील मनुष्य ही निरोगः चिरंजीव चाहती ही, वह निरोग और चिरंजीव होता है। कहाँ पर थे, व्यायामशीला मनुष्य प्रायेण रुग्णा न भवति, व्यायामशील मनुष्य जो क्या है, प्रायः रोगी नहीं होता है। विविध रोगाणाम चिकित्सा अपि व्यायामेन संभवति, बहुत से रोगों की चिकित्सा भी व्यायाम से संभव है। अतः जीवनस्य कृते व्यायाम परम आवश्यक, जीवन में व्यायाम क्या है, परम आवश्यक है। तो आप देखिएगा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा, जब एक किसी शब्द के बारे में बोला जाए तो वही क्या होगा, टॉपिक होता है ना। तो किसी भी टॉपिक के बारे में बोला जाता है, जैसे व्यायामशील बहुत दिया गया, तो इसका योग शीर्षक जो होगा वह क्या होगा, व्यायाम। ठीक है, व्यायाम होगा इसका शीर्षक। दूसरा देखिए, स्वस्थ बुद्धि कुत्र बसती, तो स्वस्थ बुद्धि कहाँ होती है, तो स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ बुद्धि बसती, तो स्वस्थ शरीर क्या आ जाएगा, स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ शरीर में रहती है। कहाँ एवं निरोगा, कौन ही निरोग है, तो व्यायामशील मनुष्य निरोग है। ठीक है,
व्यायामशील मनुष्य एवं निरोगा। नेक्स्ट देखते हैं विविध रोगाणाम चिकित्सा केन संभवती। तो विविध रोगों की चिकित्सा किस प्रकार संभव। तो देखो यहाँ दिया विविध रोगाणाम चिकित्सा व्यायामेन संभवती। ठीक है, तो यहाँ पर केन की जगह पर लिख देंगे व्यायामेन संभवती, हो गया आंसर। आगे चलते हैं। स्वस्थ प्राचार्यस्य कृते स्वस्य मतलब अपने प्राचार्य को कृते अवश्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखो। अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें अवकाश के लिए। अब देखिए ये दिया गया है, ठीक है, अवकाश के लिए मान लो बीमारी का भी बहाना बनाया जा सकता है, मतलब बहाना नहीं मतलब बोला जा सकता है, निबंध बनाया जा सकता है, ठीक, सॉरी एप्लीकेशन बनाया जा सकता है बीमारी से, कोई आवश्यक घर पर कार्य आ जाने के कारण, है ना। ये भी हम लिख सकते हैं कि हमेशा बीमार ही होंगे क्या, नहीं, बीमार नहीं होना है, ठीक है, आवश्यक कार्य आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सबको पता है, सबसे बनता होगा, ठीक है। दूसरा है मित्रस्य स्वाध्यायस्य वर्ण एक पत्र हम संस्कृत भाषा लिखो। मित्र को एक पत्र लिखें जो स्वाध्याय से अपने जो अध्ययन से वर्णन है उसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है यहाँ पर पता दिया गया है, ठीक है, फिर यहाँ दिनांक दिया गया और अपने मित्र का नाम दिया गया है सादर नमः अधुना अस्माकम, ठीक है, आज अधुना अस्माकम शिक्षणम नियमेन आरब्धा। आजकल मैंने अपना हमारा जो शिक्षण कार्य क्या है नियम पूर्वक प्रारंभ कर दिया है। अहम प्रतिदिनम प्रातः, मैं प्रतिदिन, प्रातः मतलब सुबह है, पंचवादन समय 5 बजे का समय, उत्थाय उठकर, सप्तवादन समय पर्यंतम 7 बजे तक, स्वाध्यायम करोमि, संस्कृत विषये अहम कक्षायां प्रथमा अस्मि, संस्कृत विषय में मैं कक्षा में प्रथम हूँ, अन्येषु विषयेषु अपि मम स्थिता उत्तमा अस्ति, और अन्य विषयों में भी मेरी स्थिति ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हैं भावत्यकः आदि शर्मः। ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब आगे चल के देखते हैं प्रश्न नंबर 23 में दिया गया है अधुलिखितेषु विषयेषु, नीचे लिखे हुए विषय पर एकम विषयम स्वीकृत्य सत्शब्देषु संस्कृत भाषा में निबंधम लिखो। तो 100 शब्दों में सत मतलब 100 शब्दों में एक संस्कृत भाषा में क्या करो, निबंध लिखो। तो देखिए अस्माकम देश के संस्कृत भाषा महत्व, मम दिनचर्या, छात्र जीवनम, ये सभी टॉपिक दिए होंगे, तो किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। और ये देखिए सभी निबंध आपको दिए गए हैं, तो आप इसको चाहे तो रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं, जैसे ये संस्कृत भाषा महत्व है, ठीक है। संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, हमारे देश की संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है, ठीक है। इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। और बच्चों जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये संस्कृत भाषा का जो महत्व है मैंने इसको पॉइंट में लिखा है, यदि आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह मेरा वीडियो हुआ समाप्त, यह पेपर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइएगा कि मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।